विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि यह फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट था, जिसके साथ वे कई सौ वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में थे। भले ही मैत्रीपूर्ण संबंध श्रेया, महावीर प्रताप और रुद्रदेव के बीच शुरू हुए थे, लेकिन यह धीरे-धीरे उस स्तर तक विकसित हो गया था कि दोनों संप्रदायों के एल्डर्स एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और समय-समय पर मिलते भी थे। इस बात ने भी मदद की कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में बहुत सारी शक्तिशाली महिला शिष्याएं और एल्डर्स थे। महिला साधक, विशेष रूप से शक्तिशाली साधक, साधना की दुनिया में काफी दुर्लभ माने जाते थे। अधिकांश समय संप्रदाय और राज्य बुजुर्ग पुरुषों, मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और इसी तरह के लोगों से भरे रहते थे। यही एक कारण था कि आसपास के राज्यों के इतने सारे संप्रदाय, यहां तक कि बसंत पुष्प संप्रदाय से भी अधिक शक्तिशाली संप्रदाय, उनके साथ विलय करना चाहते थे। पुरुष साधकों, विशेष रूप से शक्तिशाली साधकों के लिए अपने समान स्तर वाली एक ताओ साथी खोजना कठिन था। मैं समझ गया। यदि आप वास्तव में अपने एल्डर्स को विलय के लिए मना सकती हैं, तो मुझे इससे सहमत होने में बहुत खुशी होगी। हमारे दोनों संप्रदायों के विलय के साथ हम अपने प्रभाव का विस्तार करने और स्थिरता के बाद आसपास के राज्यों में शाखाएं स्थापित करने में सक्षम होंगे। आहा! हमें नए संप्रदाय के निर्माण के लिए एक जगह भी ढूंढनी होगी। ये जगह बहुत छोटी है और शिष्यों और एल्डर्स की अचानक आने वाली भीड़ को नहीं संभाल पाएगी। मुझे लगता है कि बसंत पुष्प संप्रदाय की भी यही स्थिति होगी। इसके अलावा हमें, जैसे ही उसे इस बात की पुष्टि मिली कि श्रेया अपनी ओर से विलय के लिए सहमति प्राप्त कर सकती है, महावीर प्रताप ने अपनी आंखों में एक विशेष चमक के साथ अपनी योजनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से भूल गया प्रतीत हो रहा था। यहां तक कि वीर के क्षेत्र अधिपति क्षेत्र में पहुंचने की बात भी उसके दिमाग से ओझल होती दिख रही थी। जबकि श्रेया असहाय होकर मुस्कुराते हुए उसे बसंत पुष्प संप्रदाय के साथ विलय के बाद संप्रदाय की शक्ति को और बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते हुए देख रही थी। उसने धधकती ज्वाला संप्रदाय को सबक सिखाने की कुछ योजनाओं के बारे में भी सुना, और वे काफी रंगीन और विचित्र थीं। हाँ, मुझे धधकती ज्वाला संप्रदाय के लिए थोड़ा बुरा लगने लगा है। दूर देखते हुए, मन ही मन यह बुदबुदाते हुए, श्रेया धधकती ज्वाला संप्रदाय के भाग्य की कल्पना पहले ही कर सकती थी। उसी समय जब श्रेया और महावीर प्रताप फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और बसंत पुष्प संप्रदाय के बीच विलय पर चर्चा कर रहे थे, फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के शेष लोग क्षण भर के लिए घबरा गए, क्योंकि सभी शिष्यों ने उस पर्वत श्रृंखला की ओर मुड़कर देखा जहां वीर ने अपनी साधना में सफलता प्राप्त की थी। एल्डर्स कुछ हद तक इस तथ्य का अनुमान लगा सकते थे कि वह आभा नवजात आत्मा क्षेत्र से ऊपर के किसी व्यक्ति की थी, और वे अंततः लगभग उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर संप्रदाय प्रमुख पहले पहुंचे थे। एकमात्र अंतर यह था कि उन्होंने सोचा कि यह आकाश साम्राज्य का कोई व्यक्ति है जो गुप्त क्षेत्र में जाने के बजाय वहां से लौट रहा है। इससे उन्हें थोड़ा शांत होने में मदद मिली, क्योंकि वे जल्दी से शिष्यों को शांत करने के लिए चले गए और उन्हें अपने पाठ, युद्ध अभ्यास और अन्य गतिविधियों में वापस लौटने के लिए कहा। इस तरह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय धीरे धीरे अपनी पूर्व शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया और शिष्य उत्सुकता से उस पर्वत श्रृंखला में हुई घटना पर चर्चा करने लगे जो संप्रदाय से कुछ 100 मील दूर थी। कुछ का मानना था कि यह कोई महान विशेषज्ञ था जिसका सामना किसी राक्षसी साधक से हुआ था और उसने अंततः उसे मार डाला, जिसके परिणाम स्वरूप विशेषज्ञ की आभा आसपास के वातावरण में फैल गई। दूसरों का मानना था कि यह शायद कोई सन की विशेषज्ञ था जिसने पास से गुजरते समय उन्हें जानबूझकर डराने और मजा लेने के लिए अपनी आभा छोड़ी थी। कुल मिलाकर शिष्य इसके बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं थे, क्योंकि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में जीवन जल्द ही सामान्य हो गया। पर्वत श्रृंखला के ऊपर हवा में खड़े होकर वीर ने पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र को देखा और अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। इससे वह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखने लगा जिसने अभी तक साधना के पथ पर अपना पहला कदम भी नहीं रखा था।
ये दिखा। वह दृश्य अत्यंत विचित्र था क्योंकि वह बिना किसी कृत्रिम साधन के हवा में अकेला तैर रहा था। यहां तक कि कोई सामान्य ची कंडेंसेशन साधना करने वाला भी आसानी से बता सकता था कि वह जानबूझकर अपने साधना स्तर और आभा को छिपा रहा था। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सफलता से इतना बड़ा शोर मचेगा। ऐसा लगता है कि मेरे डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने की बात को लंबे समय तक छिपाना अब असंभव होगा। पहले अपने छद्म तलवार डोमेन के अनियंत्रित होने के कारण पूरी तरह से तहस नहस हो चुके पास के पहाड़ों को नीचे देखते हुए वीर खुद पर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वीर ने अपने परिवेश को जांचने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि फैला दी और जल्द ही फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय से दूर जाने वाली पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर खुद से 1 दर्जन मील दूर स्थित एक छोटे से शहर को खोज लिया। इतनी कम दूरी से वीर को लगभग यकीन था कि शहर के लोगों ने उसके छद्म तलवार डोमेन द्वारा पास की पर्वत श्रृंखला के एक बड़े हिस्से को नष्ट करते हुए देखा होगा। जल्द ही उन्होंने जो देखा उसकी कहानियां हेवनली स्काई किंगडम में फैलने लगेंगी। वैसे भी इसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल मुझे वापस जाकर दूसरों को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। हालांकि मुझे संदेह है कि उन्होंने संप्रदाय के इतने करीब हो रहे शोर को महसूस न किया हो। इस बारे में सोचते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, वीर बिना अपनी तलवार के उपयोग के अकेले ही फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की ओर उड़ गया। अकेले उड़ने का एहसास वाकई में अनोखा था। भविष्य में उसे उम्मीद थी कि उसके 3 शिष्य और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के बाकी लोग भी ऐसा कुछ अद्भुत और आनंददायक अनुभव कर सकेंगे। हम्म संप्रदाय की ओर वापस जाते समय वीर अचानक एक जगह ठिठक गया और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय से लगभग 50 मील दूर स्थित एक छोटे से जंगल की ओर मुड़कर देखने लगा। उसके रुकने का कारण यह था कि उसकी दिव्य दृष्टि ने मुश्किल से जंगल के अंदर चुपके से घूम रहे लोगों के एक छोटे समूह को भांप लिया था, जो अपनी आभा को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह उससे छिपने के लिए काफी नहीं था। दूसरी ओर वीर को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद ही वह मुश्किल से उन्हें ढूंढ पाया। जब वह नेसेंट सोल स्तर पर था, तब वह इसी क्षेत्र से पर्वत श्रृंखला की ओर गया था जहां उसने डोमेन लॉर्ड स्तर की सफलता प्राप्त की थी। लेकिन तब वह जंगल के अंदर छिपे लोगों के उस छोटे समूह को नहीं देख पाया था। यह वास्तव में इस बात का प्रमाण था कि उनकी छिपाने की विधि कितनी मजबूत थी। शायद इसका संबंध इस बात से भी था कि उसका छद्म तलवार डोमेन नियंत्रण से बाहर हो रहा था और जब वह पर्वत श्रृंखला की ओर तेजी से बढ़ रहा था, तब उसने वास्तव में अपने परिवेश पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इसके बारे में सोचते हुए वीर ने अपनी उपस्थिति पूरी तरह से छिपा ली और धीरे धीरे छोटे जंगल के अंदर छिपे लोगों के समूह की ओर उतरने लगा। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के इतने करीब छिपने के लिए वे संभवतः संप्रदाय की स्थिति की निगरानी कर रहे थे। लेकिन क्यों और वे किसके थे? फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के इतने करीब जाने की हिम्मत करना। यह सर्वविदित था कि भले ही अन्य संप्रदायों और हेवनली स्काई किंगडम के लोग फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की निगरानी कर रहे हों, लेकिन वे कभी भी छोटे जंगल के समूह की तरह इतने करीब आने की हिम्मत नहीं करेंगे। वूश! चुपके से जंगल में अपना रास्ता बनाते हुए वीर ने जल्द ही एक तंबू के अंदर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे लोगों के छोटे समूह को देखा, जो किसी प्रकार की गुप्त संरचना के भीतर स्थित था। वह आखिर क्या था? जैसे ही वे अभिशप्त संचार तावीज फिर से काम करना शुरू करेंगे, हमें इसकी सूचना देनी होगी। तंबू के अंदर से एक डरी हुई आवाज आई, जब लगभग 30 साल की एक महिला ने अपने साथ गोल मेज के चारों ओर बैठे अन्य लोगों की ओर देखा, जो कुछ ही क्षण पहले हुई घटना पर चर्चा कर रहे थे। निश्चित रूप से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह डोमेन लॉर्ड स्तर के किसी व्यक्ति की आभा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई यहां क्यों आएगा? अगर वे स्काई साम्राज्य से हैं और हमें ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। महिला के समान आयु के एक हट्टे कट्टे व्यक्ति ने अंतिम भाग कहते हुए अपनी बात रखी
और स्काई साम्राज्य के लोगों के साथ उनके वर्तमान संबंधों के बारे में सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम दोनों शांत हो जाओ। यह संरचना एल्डर्स में से एक द्वारा स्थापित की गई थी और डोमेन लॉर्ड स्तर के किसी व्यक्ति के लिए भी इसे विशेष रूप से खोजे बिना ढूंढना मुश्किल होगा। फिलहाल हमें बस अपना काम जारी रखना चाहिए और फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट पर नजर रखनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति वापस आता है तो हम इसकी सूचना एल्डर्स को देंगे। स्काई साम्राज्य के किसी डोमेन लॉर्ड के आने जैसी बात के लिए उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। समूह के नेता की तरह दिखने वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने यह कहते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस प्रक्रिया में महिला और हट्टे-कट्टे व्यक्ति दोनों शांत हो गए। लेकिन वह व्यक्ति कम से कम 800 वर्षों से दिखाई नहीं दिया है और संभवतः पहले ही मर चुका है। हमें अभी भी यहां रुकने और फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट पर नजर रखने की क्या जरूरत है? समूह के बीच सबसे कम उम्र की और अंतिम व्यक्ति ने नेता की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए अपनी बात कही। स्पष्ट रूप से वह इस बात से बहुत खुश नहीं थी कि उसे वर्तमान में फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। आह, चाहे कुछ भी हो, उस व्यक्ति को अत्यंत खतरनाक माना गया था और एल्डर्स को अभी भी डर है कि वह व्यक्ति भविष्य में वापसी कर सकता है। लेकिन इतना समय बीतने के साथ मुझे लगता है कि हमें जल्द ही वापस बुला लिया जाएगा। युवा महिला की ओर देखते हुए, एक आह भरते हुए, नेता उसकी बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन अंत में वह एल्डर के निर्णय के विरुद्ध जाने में असमर्थ थे और केवल फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की गतिविधियों का अवलोकन करते रहे और उस व्यक्ति की तलाश करते रहे। सच में? हाँ, मुझे नहीं लगता कि वे इस गुप्त संरचना को साल भर चलाने में और अधिक संसाधन बर्बाद करना चाहते हैं। और मैंने अफवाहें सुनी हैं कि घर में सत्ता के लिए हालिया लड़ाई हर बीतते दिन के साथ और अधिक तीव्र होती जा रही है। जाहिर है, वे उस व्यक्ति की तलाश में स्काई साम्राज्य के अंदर मौजूद सभी लोगों को वापस बुलाना चाहते हैं। सिर हिलाते हुए नेता ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ समझाया, जबकि अन्य तीनों ने खुशी के भाव के साथ ध्यान से सुना। चाहे कुछ भी हो, वे अब और स्काई साम्राज्य के क्षेत्र के भीतर नहीं रहना चाहते थे। वे पहले से ही 10 वर्षों से छोटी गुप्त संरचना और छोटे तंबू के अंदर रह रहे थे। यदि वे साधक नहीं होते, तो इतने लंबे समय तक इतने छोटे स्थान में रहने से वे बहुत पहले ही पागल हो गए होते। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने इन 10 वर्षों के दौरान कुछ भी नहीं खाया था। वे केवल अपनी साधना की मदद से जीवित थे। चारों के समूह की बातें सुनते हुए वीर उस गुप्त संरचना के ऊपर मंडरा रहे थे, जो उस तंबू को ढके हुए थी, जिसके अंदर वे वर्तमान में थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अचानक खुद को भ्रमित महसूस किया। वे यहां फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की निगरानी करने के लिए थे, ताकि यह देख सकें कि क्या कोई निश्चित एक व्यक्ति प्रकट हुआ। और भी भ्रमित करने वाली बात यह थी कि वह व्यक्ति 800 साल पहले गायब हो गया था और तब से स्पष्ट रूप से कभी नहीं दिखा था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वे पूरे स्काई साम्राज्य में एक साथ इस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे उनके विरोधी थे। वीर को अचानक उन 4 लोगों के समूह के खिलाफ कदम उठाने में हिचकिचाहट महसूस हुई। चाहे जो भी हो, किसी के लिए स्काई साम्राज्य का विरोधी होना, इसका मतलब यह होगा कि उनके पास कम से कम समान मात्रा में शक्ति थी। वीर को अपनी वर्तमान शक्ति के साथ स्काई साम्राज्य के समान स्तर की शक्ति के खिलाफ जाने का मन नहीं था। उन 4 लोगों ने आपसी कलह के कारण जल्द ही वापस बुलाए जाने के बारे में भी बात की। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए वीर ने उन 4 लोगों के जाने से पहले उन पर नजर रखने का फैसला किया। भविष्य में जब वह और अधिक शक्तिशाली होगा, तो वह व्यक्तिगत रूप से इस बात की जांच करेगा कि यह लोगों का समूह किससे संबंधित था और वे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की निगरानी क्यों कर रहे थे। शायद वे जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, उसका फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय से कुछ लेना देना था। वे जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, वह ठीक उसी समय गायब हुआ था जब फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के संस्थापक गायब हुए थे। अभी इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है।
यहां तक कि महावीर प्रताप को भी संस्थापक की पृष्ठभूमि या वे कहां से आए थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, वीर ने छोटे जंगल के भीतर छिपी उस छोटी निगरानी चौकी की ओर एक आखिरी नजर डाली और फिर फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की ओर वापस चल पड़ा। लौटने के बाद वह वापस आएगा और उनके जाने तक उन पर नजर रखेगा। उसने जो सुना था उसके अनुसार वे संभवतः निम्न श्रेणी के संचार तावीजों के दोबारा उपयोग किए जाने के बाद चले जाएंगे। यह देखते हुए कि गुप्त क्षेत्र काफी समय से अस्तित्व में था, वीर को लगा कि ऐसा होने में अधिकतम 1 सप्ताह लगेगा। उन 4 लोगों के छोटे समूह को पीछे छोड़ते हुए वीर जल्द ही वापस फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय पहुंच गया और जल्दी से अपनी दिव्य दृष्टि फैलाकर उसने पाया कि महावीर प्रताप पहले ही एकांतवास से बाहर आ चुके थे। अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से वीर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कुछ दिन पहले नील के साथ फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय लौटने के बाद जब वह पहली बार उनसे मिलने आया था, उसकी तुलना में उनका आभामंडल कहीं अधिक स्थिर हो गया था। इसके अलावा वीर ने संप्रदाय के शिष्यों से कई तरह की संदिग्ध कहानियां भी सुनी, जो पहले हुई हलचल के कारण के बारे में बात कर रहे थे। वूश! जिस स्थान पर वह खड़ा था वहां से गायब होते हुए वीर ने सुनी हुई कुछ कहानियों को भुलाने की कोशिश की और जल्द ही उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां श्रेया और महावीर प्रताप एक दूसरे से बात कर रहे थे, बिना उनमें से किसी के कुछ भी नोटिस किए। तो उसके बाद मुझे लगता है कि हमें एक साथ रेजिंग फ्लेम संप्रदाय के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है? ये वास्तव में एक अच्छा विचार है और हम उन परेशानी पैदा करने वाले लोगों से एक साथ निपट सकेंगे। अहम। अभी भी अपनी बातचीत में खोए हुए वीर ने एक नकली खांसी की और वे दोनों तुरंत लड़ने के लिए तैयार होकर पीछे मुड़ गए। एल्डर वीर! जब उन दोनों ने वीर को पहचाना, तभी वे शांत हुए और खुशी से मुस्कुराते हुए जल्दी से उसके पास आए। क्या पहले हुई हलचल आपने की थी? क्या आपने वास्तव में डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है? महावीर प्रताप उन दोनों में पहले व्यक्ति थे जो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी आवाज में एक निश्चित स्तर के उत्साह और प्रत्याशा के साथ यह पूछा। चाहे जो भी हो, महावीर प्रताप उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से सुने बिना उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो श्रेया ने उन्हें बताई थी। हाँ, वह मैं ही था जिसने पहले वह हलचल मचाई थी। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश करते समय यह इतना भव्य होगा। पुष्टि में अपना सिर हिलाते हुए वीर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसे वे सभी कहानियां याद आईं जो शिष्य पिछली हलचल के बारे में बना रहे थे। डोमेन लॉर्ड क्षेत्र का कोई व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए, अपने पास से गुजरने वाले किसी भी संप्रदाय को डराने के लिए अपना आभामंडल क्यों छोड़ेगा? डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में आपकी सफलता पर बधाई, कोर एल्डर वीर। हालांकि मुझे अब थोड़ा अजीब लग रहा है कि आपकी साधना मुझसे ऊपर है, फिर भी आपका पद अभी भी मुझसे नीचे है। खुश चेहरे के साथ उसे बधाई देते हुए महावीर प्रताप का चेहरा आखिरी हिस्सा बताते ही थोड़ा परेशान हो गया। हाँ हाँ, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी ऊंचे पद या वैसी किसी चीज को पाने के लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल नहीं हुआ था। बस अपने उन कुछ शिष्यों को प्रशिक्षित करने में सक्षम होना और शांति से साधना करना मेरे लिए पर्याप्त है। हे हे, मुझे लगता है कि यह ठीक है। वीर की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए महावीर प्रताप ने संप्रदाय में वीर के पद को बढ़ाने के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। वीर भी इस बात से खुश था। आखिर कोर एल्डर से ऊपर के पद केवल संप्रदाय प्रमुख और उप संप्रदाय प्रमुख के ही थे, जिसके लिए उसे संप्रदाय के प्रबंधन में प्रयास करने की आवश्यकता होती। एक कोर एल्डर के रूप में वह जितना लापरवाह था, उसकी तुलना में वीर की संप्रदाय प्रमुख से पदोन्नति स्वीकार करने और फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का प्रबंधन करने की कोई योजना नहीं थी। एक लापरवाह कोर एल्डर के रूप में बने रहना उसके लिए सबसे आदर्श मार्ग था। यह देखकर कि महावीर प्रताप ने अपनी बात पूरी कर ली है,
श्रेया आखिरकार अपने चेहरे पर एक कुटिल भाव लेकर आगे बढ़ी। अब जबकि एल्डर वीर भी यहां हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ मिलकर चर्चा करें कि आगे क्या करना है। हेवनली स्काई किंगडम के बाकी संप्रदायों को अभी तक एल्डर वीर के डोमेन लॉर्ड बनने के बारे में पता नहीं होना चाहिए, और हम रेजिंग फ्लेम सेक्ट से हमेशा के लिए निपटने के लिए इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। आखिर अगर उन्हें पता चल जाए कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में डोमेन लॉर्ड क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, तो वे निश्चित रूप से बचने की कोशिश में सभी दिशाओं में बिखर जाएंगे। वीर और महावीर प्रताप दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और श्रेया की बात सुनकर समझ नहीं पाए कि क्या कहें। किसी कारण से श्रेया के चेहरे के वर्तमान भाव वास्तव में डरावने लग रहे थे। क्या रेजिंग फ्लेम सेक्ट उनका दुश्मन नहीं था? श्रेया को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे अचानक उसका उनके साथ जीवन मरण का कोई बैर हो गया हो। संप्रदाय प्रमुख के निवास के सामने एक साथ खड़े होकर वीर और महावीर प्रताप ने ध्यान से सुना जब श्रेया ने इस बारे में बात की कि वे रेजिंग फ्लेम सेक्ट से हमेशा के लिए कैसे निपट सकते हैं। अंत में यह निर्णय लिया गया कि वीर फिलहाल हेवनली स्काई किंगडम के बाकी हिस्सों से अपनी साधना छिपाकर रखेगा। उस समय के दौरान जो श्रेया और महावीर प्रताप को रेजिंग फ्लेम सेक्ट के खिलाफ अपने हमले की तैयारी करने और उनसे पूरी तरह निपटने में लगेगा। यह याद रखना आवश्यक था कि रेजिंग फ्लेम सेक्ट का न केवल अपना मुख्य संप्रदाय था, बल्कि पूरे हेवनली स्काई किंगडम में उनकी कई शाखाएं भी फैली हुई थीं। रेजिंग फ्लेम सेक्ट से निपटने का मतलब था मुख्य संप्रदाय और उनकी सभी शाखाओं से एक साथ निपटना, ताकि उन्हें भागने और भविष्य में बदला लेने से रोका जा सके। जैसे ही यह खबर बाहर आएगी कि वीर डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में पहुंच गया है, रेजिंग फ्लेम सेक्ट निश्चित रूप से सभी दिशाओं में बिखर जाएगा, क्योंकि वे उसके द्वारा उनके संप्रदाय और विभिन्न शाखाओं को नष्ट करने के लिए आने से पहले भागने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं जल्द ही वसंत पुष्प संप्रदाय वापस जाओ और हमारे कुछ एल्डर्स को मदद के लिए साथ लाओ। मुझे वापस आने में करीब एक सप्ताह का समय लगेगा। हम उसी समय प्रस्थान करेंगे। मैं और महावीर प्रताप शाखाओं को संभालेंगे और एल्डर वीर अकेले ही मुख्य संप्रदाय को संभाल लेंगे। ऐसा सहज भाव से कहते हुए श्रेया जल्दी से मुड़ी और दूर ओझल हो गई। संभवतः वह जितनी जल्दी हो सके वसंत पुष्प संप्रदाय की ओर वापस लौट रही थी। खैर, मैं अभी के लिए अपने मंडप में वापस जाऊंगा और अपने शिष्यों को देखूंगा। वैसे, क्या मैं आपको नील नाम के एक बच्चे को मेरे तीसरे शिष्य के रूप में पंजीकृत करने का कष्ट दे सकता हूं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ करना तो सरल है। आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। श्रेया की जाती हुई आकृति को देखते हुए वीर को याद आया कि नील को अभी तक उसके निजी शिष्य के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, और वह सहायता के लिए संप्रदाय प्रमुख महावीर प्रताप की ओर मुड़ा, जो मदद करने के लिए बहुत खुश थे। ये बहुत अच्छा है। मदद के लिए धन्यवाद। मैं अब अपने मंडप में वापस जा रहा हूं। जब हम धकती ज्वाला संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तब हम एक सप्ताह या उसके बाद मिलेंगे। धन्यवाद के रूप में अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए वीर मुड़ा और संप्रदाय प्रमुख महावीर प्रताप की हैरान नजरों के सामने अपने मंडप की दिशा में उड़ गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से वीर को अचानक हवा में तैरते हुए और फिर उड़ते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी। अपने सदमे के कारण वह वीर के जाने से पहले उससे कुछ कह भी नहीं पाए। अपने मंडप की ओर बढ़ते हुए वीर ने प्रशिक्षण मैदान की जांच करने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और पाया कि उसके दोनों शिष्य अभी भी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेखबर अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। यहां तक कि उसके अधिपति क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण हुई हलचल ने भी उन्हें उनके वर्तमान गहरे ध्यान से बाहर नहीं निकाला था। इस बारे में सोचते हुए वीर को लगा कि उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति से बाहर निकालने के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से उन्हें हिलाकर जगाना होगा। बेशक यह ऐसा कुछ नहीं था जो वह करता। आखिर उनका साधना स्तर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था, क्योंकि उनका आभा मंडल हर बीतते मिनट के साथ और अधिक मजबूत और स्थिर होता जा रहा था। हम
मुझे जाकर नील को देखना चाहिए कि वह कैसा कर रहा है। उसे ऊर्जा संघनन चरण तक पहुंचने में मदद करने के बाद मैं सोच रहा हूं कि पिछले कुछ घंटों में उसने कितनी प्रगति की है। अपने मंडप की ओर देखते हुए वीर प्रवेश द्वार से कुछ मीटर दूर उतरा और अंदर चला गया। वह नील के कमरे की ओर बढ़ा, जहां वह वर्तमान में पहली बार अकेले अपनी साधना प्रक्रिया से गुजर रहा था। हम नील के कमरे के सामने रुकते हुए वीर अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से दरवाजे के पीछे के दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने देखा कि कैसे नील उसे दिए गए साधना मंत्र में बताई गई विधि के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। यह दिलचस्प है। दरवाजे पर दस्तक न देने और उसे परेशान न करने का फैसला करते हुए वीर ने इसके बजाय अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा लिया और कमरे में प्रवेश किया और देखा कि नील क्या कर रहा था। आह, क्या होगा अगर मैं ऊर्जा को इस तरह से अवशोषित करने की कोशिश करूं? और आह, फिर से नहीं। ऊर्जा को मेरे डेंटियन में रोकना इतना कठिन क्यों है? दिशा और देवांश दोनों की तुलना में, जिन्हें वीर का शिष्य बनने से पहले साधना का अनुभव था, नील अलग था और उसने कभी भी स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा को इकट्ठा करने से पहले उसे अवशोषित करने जैसा कुछ पहले नहीं किया था। अपने दांतियान में वीर पहले अपने छद्म तलवार क्षेत्र के नियंत्रण से बाहर हो जाने के कारण जल्दबाजी में चला गया था और वह यह नहीं समझा पाया था कि उसे अपने दांतियान में ऊर्जा को सही ढंग से अवशोषित और संचित कैसे करना चाहिए। उसने वास्तव में केवल ऊर्जा संघनन क्षेत्र के पहले चरण तक पहुंचने में उसकी मदद की थी और उसे दिखाया था कि निराकार मंत्र के अनुसार आकाश और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा को कैसे अवशोषित किया जाए। वह उसे वास्तव में दांतियान में ऊर्जा संचित करना नहीं सिखा पाया था और ऐसा लग रहा था कि निराकार मंत्र भी वास्तव में ऐसा नहीं करता था। इसका कारण काफी सरल था, क्योंकि ऊर्जा संघनन क्षेत्र के दौरान दांतियान में ऊर्जा को इकट्ठा करने और संचित करने की प्रक्रिया हर जगह लगभग एक जैसी थी और इसीलिए इसे सामान्य रूप से दर्ज नहीं किया जाता था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में हर कोई सामान्य रूप से जानता था। वीर भी इस बारे में भूल गया था और अपने छद्म तलवार क्षेत्र को ठीक करने की जल्दबाजी में वह इस तथ्य को भी भूल गया कि नील का पहले कभी साधना से परिचय नहीं हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नील की वर्तमान स्थिति यह थी कि वह आकाश और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा को अपने दांतियान में अवशोषित कर रहा था। इसके बाद वह ऊर्जा कुछ सेकंड के लिए उसके दांतियान में रहती और फिर बाहर निकलकर वापस प्रकृति में विलीन हो जाती। एक तरफ उसके द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने की प्रक्रिया ने इसे मजबूत और शुद्ध बनाने में मदद की। सच में एक दुखद दृश्य था। शू अपने शिष्य को ऊर्जा को मजबूत करके और उसे फिर से दुनिया में छो दचकर अपने परिवेश की मदद करते हुए देखकर वीर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और जल्द ही कमरे के अंदर जाने वाले दरवाजे के सामने प्रकट हुआ। खट खट, कौन है? धीरे से दरवाजे पर 2 बार दस्तक देते हुए वीर ने अपने तीसरे शिष्य नील की आवाज अंदर से गूंजते हुए सुनी। मैं हूं, गुरुदेव! उसकी आवाज सुनकर नील को खड़े होते और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ते हुए सुनकर वीर उत्साह से भरे युवा बालक को अपने सामने देखकर खुद में थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आप यहां कैसे? आह, मुझे याद आया कि अचानक कुछ जरूरी काम आने के कारण मैं तुम्हें यह सिखाना भूल गया था कि तुम्हारे द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा को अपने दांतियान के अंदर ठीक से कैसे संचित रखा जाए। इसलिए मैं अपने पिछले पाठ को पूरा करने के लिए वापस आया नहीं हूं, ताकि तुम खुद से साधना शुरू कर सको। यह कहते हुए वीर ने नील के चेहरे के भ्रमित भाव को समझदारी भरे भाव में बदलते हुए देखा और दोनों बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चले गए। तो गुरुदेव, ऐसा क्यों है कि मैं आकाश और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा को अवशोषित करता रहता हूं, लेकिन जब भी मैं इसे अपने दांतियान के अंदर संचित करने की कोशिश करता हूं, तो ये हमेशा कुछ सेकंड बाद बाहर निकल जाती है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि इसके बारे में क्या किया जाए। हाँ हाँ, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधना करना कभी भी आसान नहीं था
और तुमने तो कुछ घंटे पहले ही साधना शुरू की है। अब बैठ जाओ और मैं धीरे धीरे तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपना सिर हिलाते हुए नील एक बार फिर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और वीर की ओर देखते हुए निर्देशों का इंतजार करने लगा। अभी के लिए पहले की तरह ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकें। अब जब तुम्हारी ऊर्जा दांतियान के अंदर है, तो तुम्हें सबसे पहले इसे इकट्ठा करने के लिए एक लंगर बनाना होगा। नींव स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने से पहले यह लंगर बिंदु तुम्हारे दांतियान के लिए ऊर्जा के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मैंने पहले ही तुम्हें पहले चरण तक पहुंचने में मदद की है, इसलिए तुम्हारे दांतियान के अंदर पहले से मौजूद ऊर्जा के केंद्र में एक प्रारंभिक लंगर मौजूद होना चाहिए। इसे आधार के रूप में उपयोग करने का प्रयास करें। नील का मार्गदर्शन करते हुए एक छोटा सा चक्रवात उसके डैनेटियन में धीरे धीरे ची प्रकट होने लगी। वीर ने खुशी खुशी देखा कि नील की साधना कैसे आगे बढ़ने लगी है। परिवेश से उसने जो ची अवशोषित की थी, वह अब कुछ ही सेकंड के बाद वापस वातावरण में नहीं रिस रही थी, बल्कि उसके डैनेटियन के भीतर ची के छोटे सर्पिल में जुड़ रही थी और धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब उसे बस अपने डैनेटियन के भीतर ची सर्पिल को लगातार परिष्कृत करना और बढ़ाना था, ताकि वह ची संघनन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सके। नील को अपने दम पर साधना करने के लिए छोड़कर वीर एक बार फिर मंडप से बाहर निकल गया। वह वापस प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा, जहां देवांश और दिशा दोनों वर्तमान में साधना करने में मग्न थे। उन दोनों के आसपास का आभा मंडल पहले ही पूरी तरह से बदल चुका था। वीर ने देखा कि दिशा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और चेहरे पर मुस्कान के साथ सीधे उसकी ओर देखा। सफलतापूर्वक अगले स्तर पर पहुंचने के लिए बधाई। वीर पूरी तरह से समझ गया था कि दिशा इस समय क्यों मुस्कुरा रही थी। उसने अभी अभी आधार निर्माण क्षेत्र के तीसरे चरण से सीधे 5वें चरण तक की सफलता प्राप्त की थी। शू अपना हाथ हिलाते हुए वीर ने दिशा के पूरे शरीर पर जमी उन अशुद्धियों को हटा दिया, जो उसके अगले स्तर पर पहुंचने के कारण आई थीं। धन्यवाद गुरुजी। खुशी जाहिर करने के लिए खड़ी होकर वीर को गले लगाने के लिए बढ़ते हुए वीर किसी तरह बगल में हटकर बचने में सफल रहा, और वह उसकी उलझन भरी शक्ल देखकर हंस पद्दा जब उसे पता चला कि उसके गुरुजी गले लगने से बच गए हैं। वापस जाओ और स्नान करो। मैं केवल अशुद्धियों को ही हटा सकता हूं, उनके पीछे छूटने वाली गंध को नहीं। यह कहते हुए वीर ने देखा कि दिशा ने समझदारी भरा भाव दिखाया और कुछ ऐसा कहा जिसे वह भी नहीं सुन सका। फिर वह मंडप की ओर चल दी। तुम्हें भी बधाई देवांश। ऐसा लगता है कि तुम आधार निर्माण क्षेत्र के 7वें चरण तक पहुंचने में सफल रहे हो। अब तुम्हें आधार निर्माण के अंतिम चरण का साधक माना जा सकता है। जमीन पर अभी भी विचारमग्न होकर बैठे देवांश की ओर मुड़ते हुए वीर ने अपना हाथ हिलाया और उसके शरीर को ढंकने वाली अशुद्धियों को हटा दिया। यह देखकर कि देवांश के शरीर से अशुद्धियां हटाने के बाद भी वह हिल नहीं रहा था, वीर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने अपने दूसरे शिष्य के चेहरे पर उलझन के भाव देखे। गुरुजी, क्या बात है? उसे पुकारते हुए देवांश ने घबराहट में ऊपर देखा और फिर अपनी बात जारी रखी। बात यह है कि पहले जब मैं आधार निर्माण क्षेत्र के 7वें चरण में पहुंचा, तो मुझे अचानक असुर अमरजेड के साथ कुछ अजीब होता हुआ महसूस हुआ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे अगले स्तर पर पहुंचने के बाद जेड अचानक मेरे डैनेटियन में समा गया है। देवांश को घबराहट में यह समझाते हुए देखकर कि क्या हुआ था, वीर को वास्तव में समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि वह असुर अमरजेड, जिसे उसके शिष्य ने अतीत में ब्लैक रोज संप्रदाय से चुराया था, अंततः उसके डैनेटियन में समा जाएगा। मुझे पहले देखने दो। वास्तव में यह न जानते हुए कि वह क्या कह सकता है, वीर देवांश के पास गया और अपना हाथ उसके ऊपर रखा, क्योंकि उसकी दिव्य चेतना जल्दी से एक साथ एकत्रित हुई
और बिना किसी प्रतिरोध के उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अपनी दिव्य चेतना के माध्यम से वीर ने जल्द ही देवांश के डैनेटियन की स्थिति देखी और खुद पर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। असुर अमर जेड वास्तव में उसके डैनेटियन में प्रवेश कर गया था, और इतना ही नहीं, उसने खुद को इसके केंद्र में स्थापित कर लिया था। देवांश के 7 आधार स्तंभों, प्राण ऊर्जा की एक निरंतर धारा उसके डांटियन में प्रवेश कर रही थी और फिर आसुरी अमर मणि तक पहुंच रही थी, जिसके चारों ओर वह शांति से घूम रही थी। आसुरी अमर मणि ने उस प्राण ऊर्जा को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसे और भी शुद्ध अवस्था में परिष्कृत किया और फिर उसे देवांश के 7 आधारभूत स्तंभों की ओर स्थानांतरित कर दिया, जिससे वे इस प्रक्रिया में और भी मजबूत हो गए। आसुरी अमरमणि के साथ साथ उस प्राण ऊर्जा का निरीक्षण करते हुए जिसे उसने परिष्कृत किया था और देवांश के आधारभूत स्तंभों में स्थानांतरित किया था, वीर को इसमें कुछ भी गलत नहीं मिला। और इसके बजाय वह केवल इस तथ्य को स्वीकार कर सका कि आसुरी अमरमणि उसके शिष्य के अभ्यास में सहायता कर रही थी, बजाय उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के। वीर को यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि आसुरी अमरमणि का एकमात्र उपयोग किसी राक्षस को बुलाना था, जैसा कि ब्लैक रोज संप्रदाय ने इसका उपयोग करने का इरादा किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि आसुरी अमरमणि का एक और उपयोग भी था, और वह था किसी के अभ्यास की गति को बढ़ाना। ऐसा लगता है कि यह केवल तुम्हारे अभ्यास में तुम्हारी मदद कर रही है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी दिव्य चेतना को उसके डांटियन से वापस खींचते हुए वीर ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ घबराए हुए दिख रहे देवांश को सूचित किया। चाहे कुछ भी हो, उसने आसुरी अमरमणि को देवांश को कोई नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा। इसके विपरीत वीर को यह देखकर थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई कि आसुरी अमरमणि उसके द्वारा अवशोषित प्राण ऊर्जा को शुद्ध करने में कितनी उपयोगी थी। सच में, ये तो बहुत अच्छा है। अपने गुरु को इस बारे में सूचित करते हुए सुनकर खुशी से मुस्कुराते हुए देवांश ने अपने भीतर खुशी की एक लहर महसूस की। उसने अपने डांटियन में इसे अवशोषित करने के बाद पहले ही महसूस कर लिया था कि आसुरी अमरमणि उसके अभ्यास के लिए कितनी उपयोगी थी। लेकिन आखिरकार यह एक आसुरी संप्रदाय से आई चीज थी, इसीलिए वह अभी भी इसके बारे में सतर्क था और उसने इसे वास्तव में उपयोग करना शुरू करने से पहले अपने गुरु से पूछने का निर्णय लिया था कि क्या इसमें कुछ गलत तो नहीं है। यह सुनकर कि मणि में कुछ भी गलत नहीं था, देवांश स्पष्ट रूप से जानता था कि भविष्य में इसकी सहायता से उसका अभ्यास दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। वुश! आह! ये उम्मीद नहीं थी कि देवांश दिशा की तरह ही खुशी में उस पर झपटेगा और उसे गले लगा लेगा। वीर अचानक इस हमले से चौंक गया, क्योंकि एक भयानक गंध उसके नथुनों में घुस गई, जिससे उसे लगभग वहीं उल्टी होने वाली थी। वापस जाओ और दिशा की तरह स्नान करो। खुश देवांश को दूर धकेलते हुए वीर ने प्रशिक्षण मैदान से गायब होने से पहले उसे जल्दी से सूचित किया। उसके दोनों शिष्य आज उसे गले लगाने के लिए काफी उत्सुक थे और वह उन दोनों के स्नान करने से पहले मंडप में लौटने का साहस नहीं कर सका। इसे ध्यान में रखते हुए वीर ने दोनों वांग भाइयों का हालचाल लेने का फैसला किया। उन दोनों को देखे हुए काफी समय हो गया था और जो उसने सुना था उसके अनुसार उनमें से एक ने उस वरुण को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। वीर यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह लड़का कितनी दूर तक पहुंच गया है। आखिरकार वह भी काफी प्रतिभाशाली था। जहां उसने भैरव सिंह की आभा महसूस की थी, उस स्थान की ओर बढ़ते हुए वीर ने सोचा कि भविष्य में उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को और अधिक मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। आखिरकार यदि वह शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था, तो फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को मजबूत करना एक अच्छा विचार होगा। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय जितना मजबूत होगा, उसे समय समय पर उतना ही कम हस्तक्षेप करना और मदद करनी पड़ेगी। यह याद करते हुए कि उसके पास अभी भी 4 शुद्धिकरण गोलियां बची थीं, वीर ने विचार किया कि उसे वे किसे देनी चाहिए। यह देखते हुए कि उसने पहले ही एक का उपयोग कर लिया था,
और वह उसके लिए बेकार थी। वीर के मन में सबसे पहले अपने 3 शिष्यों का विचार आया, लेकिन इस बारे में और अधिक सोचने पर वीर को एहसास हुआ कि वे कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने से पहले शुद्धिकरण की गोली का सही मायने में उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वीर ने उन्हें तुरंत इस सूची से हटा दिया। ऐसा नहीं था कि वह देवांश, दिशा और नील की शक्ति में वृद्धि नहीं करना चाहता था। बात बस इतनी थी कि उन्हें कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा और उस समय तक उसे शायद उनके लिए कुछ और भी बेहतर मिल जाए। अंत में वीर ने फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की शक्ति बढ़ाने में मदद करने के लिए शुद्धिकरण की गोलियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। अब सवाल सिर्फ यह बचा था कि वह शुद्धिकरण की गोलियां किससे दे। संप्रदाय प्रमुख का नाम तो तय था, क्योंकि वे खुद वीर के बाद फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय की श्रेया भी एक अच्छा विकल्प थी, क्योंकि दोनों संप्रदाय जल्द ही एक होने वाले थे और शुद्धिकरण की गोली की मदद से वीर ने सोचा कि शायद उसे डोमेन लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंचने का मौका मिल जाए। संप्रदाय का समर्थन करने के लिए एक और डोमेन लॉर्ड होने से निश्चित रूप से फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की शक्ति एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी। एक व्यक्ति पीछे रहकर रक्षा कर सकता है, जबकि दूसरा किसी अन्य शक्ति के डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर संप्रदाय पर हमला करने के डर के बिना बाहर जा सकेगा। वीर को लगा कि यह एकदम सही होगा यदि वह संप्रदाय के भीतर रहकर किले की रक्षा करने वाला डोमेन लॉर्ड क्षेत्र का विशेषज्ञ बन सके। लेकिन अगर उसने इस तरह 2 शुद्धिकरण की गोलियां देने का फैसला कर भी लिया, तो भी 2 और बची थीं। हाँ, हाँ, भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह भाइयों के बारे में क्या? शायद चितरंजन और अनन्या भी। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अन्य नैसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों के बारे में सोचते हुए वह धीरे धीरे नीचे उतरा और एल्डर भैरव सिंह के निवास के सामने उतरा। यह क्या? वृद्ध श्रीकांत! परिचित उपस्थिति को महसूस करते हुए वीर ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत यह तय कर लिया कि तीसरी शुद्धिकरण की गोली किसे दी जाएगी। वृद्ध श्रीकांत के आभा मंडल से वीर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वे नेसेंट सोल क्षेत्र से बस एक कदम दूर थे। यदि उन्होंने शुद्धिकरण की गोली का उपयोग किया, तो वीर को यकीन था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को एक और नेसेंट सोल क्षेत्र का विशेषज्ञ मिल सकेगा। इस तरह वृद्ध श्रीकांत भी लंबे समय तक साथ रह पाएंगे। आखिरकार कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ अधिकतम 300 साल तक जीवित रह सकते हैं और वृद्ध श्रीकांत इस सीमा के काफी करीब पहुंच रहे थे। उन्हें खोना फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के लिए एक बड़ी क्षति होगी। उन्हें नैसेंट सोल क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाकर उपसंप्रदाय प्रमुख का पद संभालने देना फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की शक्ति के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। साथ ही वे एल्डर और शिष्य जो उन्हें आदर्श मानते थे, वे भी प्रशंसा से भर जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप पूरे संप्रदाय के उत्साह और उत्पादकता में भी वृद्धि हो सकती है। यदि श्रेया शुद्धिकरण की गोली के उपयोग से डोमेन लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंचने में सफल नहीं होती, तो वीर को विश्वास था कि वृद्ध श्रीकांत शुद्धिकरण की गोली का सबसे अच्छा उपयोग होंगे। तो फिर अंतिम शुद्धिकरण की गोली किसे दी जाए? एल्डर भैरव सिंह के निवास के प्रवेश द्वार के सामने विचारों में खोए हुए, खुद से यह बुदबुदाते हुए, वीर ने दूर से अपनी ओर आते एक शिष्य पर ध्यान नहीं दिया, जो उसके पीछे से आ रहा था। प्रणाम एल्डर, क्या आप गुरुजी से मिलने आए हैं? अपने पीछे से एक युवा लड़के की आवाज गूंजती सुनकर वीर वीर ने यह सोचना बंद कर दिया कि आखिरी शुद्धिकरण औषधि किसे दी जाए। हाँ, हूं। क्या तुम वरुण हो? मुझे याद है कि मैंने तुम्हें पिछली एक प्रतियोगिता में देखा था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुमने उस समय लड़ाई के दौरान ही अगले स्तर पर पहुंचने का फैसला किया था। युवक के प्रश्न के उत्तर में अपना सिर हिलाते हुए वीर ने उसे तुरंत वरुण के रूप में पहचान लिया, जो उसी नवागंतुक प्रतियोगिता का हिस्सा था जिसमें दिशा ने भी अतीत में भाग लिया था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वह भैरव सिंह का शिष्य बन गया है।
एक मुख्य एल्डर का शिष्य बनने पर वीर के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वरुण प्रतिभाशाली था और भविष्य में निश्चित रूप से फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के एक स्तंभ के रूप में उभरेगा। उसे हैरान करने वाली एकमात्र चीज उस लड़के का साधना स्तर था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म का 8वां चरण। आखिर इस लड़के ने साधना कैसे की, जबकि उसका अपना सबसे शक्तिशाली शिष्य कहीं अधिक प्रतिभाशाली होने के बावजूद अभी भी केवल 7वें चरण पर था। प्राकृतिक प्रतिभा, हेटिथीस। अगर उसे ठीक से याद हो तो उस समय उसकी प्रतिभा केवल 23 थी। यह 12 बढ़ गई थी। वीर को अचानक उसे अपना शिष्य न बनाने का पछतावा होने लगा। ऐसा लगता है कि मुझे भैरव सिंह को शुद्धिकरण औषधि नहीं देनी चाहिए। जी हां, मैं वही हूं। आइए, मैं आपको अंदर ले चलता हूं और आपके लिए गुरुजी को ढूंढता हूं। नवागंतुक प्रतियोगिता के दौरान अपने स्तर में सुधार की बात सुनकर वीर की ओर शर्मिंदगी से देखते हुए वरुण ने अजीब तरह से दरवाजा खोला और वीर को अंदर ले गया और फिर जल्दी से ओझल हो गया। उसे यह नहीं पता था कि उसने अपने गुरु के साधना बढ़ाने के एक मूल्यवान अवसर को खोने की स्थिति पैदा कर दी है। पवेलियन में प्रवेश करते हुए वीर जल्द ही वरुण के साथ पवेलियन के आंतरिक भाग के प्रवेश द्वार के सामने रुक गया। मैं जाकर गुरुजी को सूचित करता हूं। कृपया यहां थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। यह कहकर वरुण दरवाजे से अंदर गया और पवेलियन के और भी गहरे हिस्से में चला गया, जहां वीर वृद्ध श्रीकांत और एल्डर भैरव सिंह दोनों की आभा को महसूस कर सकता था। हम्म, मैं सोच रहा हूं कि वृद्ध श्रीकांत यहां क्या कर रहे हैं। इसके बारे में सोचते हुए वीर को गलियारे में पास ही एक बेंच मिली और वह वरुण के लौटने का इंतजार करते हुए वहां बैठ गया। वीर के पवेलियन पहुंचने से कुछ समय पहले वृद्ध श्रीकांत एल्डर भैरव सिंह की तलाश में वहां पहुंचे थे। चितरंजन की मदद से उन्होंने विभिन्न अनुरोधों को अपनी उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से निपटा लिया था और पंथ प्रमुख भी फिर से कार्यभार संभालने के लिए लौट आए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें हर तरह के आयोजनों में आमंत्रित करने वाले अनुरोधों का आना बंद हो गया था। एक बार के लिए कुछ खाली समय मिलने पर वृद्ध श्रीकांत अपने पुराने मित्र मुख्य एल्डर भैरव सिंह के पवेलियन की ओर चल दिए। वृद्ध श्रीकांत, आप यहां कैसे? जैसे ही वह पवेलियन पहुंचे, भैरव सिंह पवेलियन के ठीक बगल में खिले हुए सेब के पेड़ के नीचे आराम से भोजन का आनंद ले रहे थे। हाँ हाँ, जब तुम मुझसे बड़े हो तो तुम मुझे बूढ़ा कैसे कह सकते हो? और मैं यहां बस तुम्हारी मदद मांगने आया हूं मौसाई। ये पंथ के प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि तुम पंथ प्रमुख को कुछ और एल्डर मेरे पास भेजने के लिए मनाने में मेरी मदद करोगे, ताकि अब कामों में मदद मिल सके, क्योंकि रुद्रदेव अब खैर, रुद्रदेव ही हैं। सवाल से जरा भी बचने की कोशिश न करते हुए वृद्ध श्रीकांत ने अपने आने का कारण बिना छिपाए बता दिया। सच में, मैंने सुना है कि पिछले हफ्ते पंथ प्रमुख की बंद कमरे वाली साधना के दौरान तुम पर फिर से काम का बोझ बहुत बढ़ गया था। यह कहते हुए विचार मग्न मुद्रा में भैरव सिंह खड़े हुए और वृद्ध श्रीकांत के पास चले गए। उसी समय एक सेवक भी वहां प्रकट हुआ और उसने जल्दी से मेज पर बचा हुआ भोजन और अन्य चीजें साफ कर दीं, जहां कुछ क्षण पहले भैरव सिंह बैठे थे। क्यों ना हम अंदर चलें और पहले इस पर चर्चा करें। मैं कुछ हद तक आपकी मदद कर पाऊंगा। वृद्ध श्रीकांत के बगल में खड़े होकर भैरव सिंह ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति सम्मान बनाए रखा और उन्हें अपने निवास के अंदर आमंत्रित किया। हाँ हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सुनकर खुशी से मुस्कुराते हुए वृद्ध श्रीकांत पहले से ही जानते थे कि भैरव सिंह उनकी मदद करेंगे। अब उन्हें बस इतना करना था कि वे उन्हें इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करें कि वे संप्रदाय के प्रबंधन में मदद के लिए अधिक से अधिक एल्डरों को भेजने में सहायता करें। इस तरह
वृद्ध श्रीकांत और भैरव सिंह दोनों ने संप्रदाय के समग्र प्रबंधन में वृद्ध श्रीकांत की मदद के लिए और अधिक एल्डरों को भेजने के मामले पर आगे चर्चा करने के लिए निवास में प्रवेश किया। यह सर्वविदित था कि वृद्ध श्रीकांत फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अधिकांश पहलुओं के प्रबंधन के प्रभारी थे, चाहे वह युवा पीढ़ी और नए शिष्यों के लिए कार्यक्रम हो या सामान और अन्य आवश्यक संसाधनों का परिवहन। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में उनका महत्व किसी मुख्य एल्डर से कम नहीं था और कुछ हद तक संप्रदाय के दैनिक कामकाज के लिए वे और भी महत्वपूर्ण थे। खटखट वे बस इस बात पर चर्चा शुरू ही कर रहे थे कि वे संप्रदाय प्रमुख को कितने एल्डर भेजने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे, तभी दरवाजे पर एक धीमी दस्तक की आवाज ने उन्हें रोक दिया। कौन है? यह मेरा एक शिष्य है, मैं अभी वापस आता हूं। भैरव सिंह की बात सुनकर वृद्ध श्रीकांत ने देखा कि वे दरवाजे की ओर बढ़े और लगभग 15 साल की उम्र के एक लड़के से बात करने लगे। वृद्ध श्रीकांत को इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और वे पास की एक कुर्सी पर बैठ गए और धैर्यपूर्वक भैरव सिंह का अपने शिष्य के साथ मामले को सुलझाने का इंतजार करने लगे। तुमने क्या कहा? वापस जाओ और उसे तुरंत अंदर भेजो। भैरव सिंह को अचानक अपनी आवाज उठाते सुनकर वृद्ध श्रीकांत को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उत्सुकता से कमरे के प्रवेश द्वार की ओर देखा, जहां लड़का जल्दी से मुड़ा और निवास के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। शायद कोई दूसरा मुख्य एल्डर आया है। क्या वह उनका भाई हो सकता है? यह सोचकर वृद्ध श्रीकांत मन ही मन थोड़ा मुस्कुराए। अगर वे किसी अन्य मुख्य एल्डर को अपनी मदद के लिए मना सकें, तो संप्रदाय प्रमुख निश्चित रूप से उनकी मांगों को मान लेंगे और उनकी मदद के लिए कुछ और एल्डर भेज देंगे। शायद वे भविष्य में नए मुख्य एल्डर चितरंजन से कुछ और मदद भी ले सकें। उन्होंने बहुत जल्दी सीखा था और वे एक अच्छे साथी भी थे। एल्डरवीर, गुरुजी ने कहा है कि आप अंदर आ सकते हैं। मेरे पीछे आइए और मैं आपको वहां ले चलूंगा जहां गुरुजी हैं। कोमल कपड़े से ढकी बेंच पर बैठे हुए वीर ने देखा कि वरुण निवास के अंदर से गंभीर चेहरे के साथ दौड़ते हुए आए और उन्हें यह बताया, ठीक है, तुम बस रास्ता दिखाओ। वरुण के लिए चीजें और कठिन नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए वीर आरामदायक बेंच से उठ खड़े हुए और वरुण के पीछे पीछे चल दिए, क्योंकि वे दोनों साथ में एल्डर भैरव सिंह के निवास के अंदर गहराई तक जा रहे थे। निवास से गुजरते हुए वीर ने निवास के बारे में कुछ काफी दिलचस्प देखा। उन्होंने गौर किया कि जहां भैरव सिंह और वृद्ध श्रीकांत इंतजार कर रहे थे, उस स्थान के रास्ते में कई अलग अलग लोग थे, उनके अपने निवास की तुलना में जो अधिकांश समय खाली रहता था। भैरव सिंह का निवास शिष्यों और सेवकों दोनों से भरा हुआ था, जो हर जगह घूम रहे थे, और उन्होंने वहां कुछ एल्डरों को भी घूमते हुए देखा। बेशक ये एल्डर सामान्य एल्डर नहीं थे, बल्कि वे भैरव सिंह के उन पुराने शिष्यों में से एक, जो इस समय पंथ के एल्डर बन चुके थे। उनके अपने निवास और भैरव सिंह के निवास के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ऐसा नहीं था कि वीर को इससे कोई ईर्ष्या थी या कुछ और। आखिरकार इतने सारे लोगों के आसपास होने पर वीर को संदेह था कि वह अपना आदर्श शांतिपूर्ण जीवन जी पाएगा। हम पहुंच गए। गुजरते हुए अलग अलग लोगों को देखते हुए ख्यालों में खोए वरुण की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया, क्योंकि वे निवास के केंद्र की ओर स्थित एक अच्छी तरह से सजे हुए दरवाजे के सामने रुक गए थे। अपनी दिव्य चेतना के साथ आगे बढ़ते हुए वीर दरवाजे के ठीक पीछे वृद्ध श्रीकांत और भैरव सिंह दोनों की आभा को महसूस कर सकता था। उनमें से एक दरवाजे के पास खड़ा था, जबकि दूसरा कमरे के अंदर कहीं दूर बैठा था। अंदर आ जाओ। इससे पहले कि वरुण दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ा पाता, दरवाजे के पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, तुम जा सकते हो, यहां से मैं खुद सब संभाल लूंगा। आवाज सुनकर एक पल के लिए ठिठक गए वरुण को देखकर वीर ने उसकी ओर दयालुता से मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। वरुण को पीछे छोड़ते हुए, जिसे अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसके गुरु को कैसे पता चला कि वे पहले ही पहुंच चुके हैं। आ वीर के अंदर जाने के बाद
अपने सामने दरवाजे को धीरे धीरे बंद होते देख एक ठंडी आह भरते हुए वरुण ने इसके बारे में और नहीं सोचा और वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ा। जैसा कि एल्डर वीर ने कहा था, उसे बस चले जाना चाहिए और एल्डर्स को वह करने देना चाहिए जो वे करने वाले थे। उसके जैसे शिष्य के लिए अब और यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एल्डर वीर, इस अचानक आगमन का क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि आपका स्वागत नहीं है, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक यहां आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं बस यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने सुना था कि वृद्ध श्रीकांत को यहां आते हुए देखा गया है और मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, वीर ने भैरव सिंह का अभिवादन किया और फिर कमरे के अंदर थोड़ी दूर बैठे वृद्ध श्रीकांत की ओर नजर घुमाई। चूंकि उसने पहले ही भैरव सिंह को शुद्धिकरण की गोलियों में से एक नहीं देने का फैसला किया था, वीर ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह उसे भी कुछ देना चाहता था। वृद्ध श्रीकांत का यहां होना भी उसके लिए काफी सुविधाजनक था, क्योंकि इसने उसे कम से कम यहां आने का एक कारण दे दिया, क्योंकि अब उसकी उसे शुद्धिकरण की गोली देने की कोई योजना नहीं थी। हम्म, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, एल्डर वीर? क्या आपको किसी चीज में मेरी मदद चाहिए? शायद आपके निवास पर आत्मिक पत्थरों की मासिक खेप पहुंचाने में कोई देरी हुई है। वीर उसे क्यों ढूंढ रहा होगा? इस बारे में कोई अंदाजा न होने के कारण वृद्ध श्रीकांत ने जिज्ञासु स्वर में पूछते हुए अपना सिर एक तरफ झुका लिया। एकमात्र वास्तविक कारण जो वह सोच सकता था, वह यह था कि उसे उसकी मदद की जरूरत थी या साधना के लिए अलग अलग आवश्यक सामग्रियों, जैसे आत्मिक पत्थरों की आपूर्ति में देरी हुई थी। हाहा, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में मुझे अपनी पिछली बाहरी यात्रा के दौरान कुछ ऐसा मिला जो आपके साधना क्षेत्र को बढ़ाने में मददगार हो सकता है और मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था। यहां तक कि इस बात की भी संभावना हो सकती है कि आप बाधाओं को पार कर नेसेंट सोल क्षेत्र तक पहुंच सकें। क्या? सच में? वह क्या है? वृद्ध श्रीकांत वह नहीं थे जिन्होंने वीर की बात सुनकर अचानक जोर से चिल्लाया हो। इसके बजाय यह भैरव सिंह था, जो दौड़कर आया और चेहरे पर उत्साह के साथ उसे झकझोरने लगा। किसी कारण से भैरव सिंह कहीं अधिक उत्साहित लग रहा था। जब वृद्ध श्रीकांत के नासेंट सोल स्तर तक पहुंचने की बात आई, हाँ हाँ हाँ, पहले थोड़ा शांत हो जाइए एल्डर वॉमन। उत्साहित भैरव सिंह को झटकते हुए वीर ने उन्हें तुरंत शांत होने की याद दिलाई, क्योंकि उस हट्टे कट्टे दिखने वाले व्यक्ति ने उन्हें छोड़ दिया और अपनी उम्र या पद के अनुपयुक्त व्यवहार पर शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो गया। रुकिए! मैं एक हट्टे कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इस तरह शर्माते हुए नहीं देखना चाहता। तो एल्डर वीर, क्या आप वास्तव में सुनिश्चित हैं कि आपको जो चीज मिली है वह मुझे आगे बढ़ने में मदद कर पाएगी? अपनी कुर्सी से पहले ही खड़े होकर वृद्ध श्रीकांत की आंखें वीर की ओर देखते हुए आशा और उत्साह दोनों से चमक उठीं। ना सेंट सोल स्तर तक पहुंचना न केवल उनकी शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि उनकी जीवन प्रत्याशा को भी 300 वर्ष से बढ़ाकर 2000 वर्ष कर देगा। यह देखते हुए कि वह एक कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ के रूप में अपने 300 साल के जीवन काल के अंत में थे, वृद्ध श्रीकांत ना सेंट सोल स्तर तक पहुंचने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। यह जानना आवश्यक था कि अधिकांश लोगों द्वारा साधना शुरू करने का मुख्य कारण एक दिन अमर होने और कभी बूढ़ा न होने या अधिक शक्तिशाली बनने का सपना था। वृद्ध श्रीकांत भी इससे अलग नहीं थे और वे भी लंबा जीवन जीना चाहते थे। 300 साल एक लंबा समय था, लेकिन जब वास्तव में वह समय आया, तो वृद्ध श्रीकांत इसे बस ऐसे ही खत्म होने देना नहीं चाहते थे। अब जबकि वीर के पास उनकी मदद करने का एक तरीका था, यह कल्पना करना आसान था कि वृद्ध श्रीकांत उस समय कितने आभारी महसूस कर रहे थे। हर किसी को वृद्ध श्रीकांत जैसा अवसर नहीं मिलता, और जब कोई अपने जीवन काल के अंत तक पहुंचता है, तो वह आगे बढ़ाने और अधिक समय तक जीवित रहने के तरीके के लिए और अधिक हताश हो जाता है। यही वह सबसे बड़ा कारण भी था जिसकी वजह से कोई किसी धार्मिक संस्था में शामिल हो सकता है या राक्षसी मार्ग पर गिरकर एक आसुरी साधक बन सकता है। धार्मिक संस्थाएं और राक्षसी मार्ग दोनों ही अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने का एक तरीका प्रदान करते थे। बदले में
इसके परिणाम स्वरूप दोनों मार्गों के अधिकांश सदस्य पुरानी पीढ़ी के लोग थे। हाँ, मुझे यकीन है कि यह आपकी मदद करने में सक्षम होगा। वृद्ध श्रीकांत को अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ उत्तर देते हुए वीर ने देखा कि वृद्ध श्रीकांत ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी उत्साहित बच्चे की तरह ऊपर नीचे कूदने वाले हों। नासेंट सोल स्तर तक पहुंचना। वृद्ध श्रीकांत इससे अधिक किसी और चीज की आशा नहीं कर रहे थे और आगे बढ़ने के बाद वे संभवतः फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख के रूप में रुद्रदेव की जगह लेंगे। इस तरह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय भविष्य में और अधिक स्थिर हो जाएगा। खैर, एल्डर वीर, मुझे लगता है कि मैं आप दोनों को यहां और अधिक नहीं रोकूंगा, यह देखते हुए कि वृद्ध श्रीकांत यहां जल्द से जल्द शुरू करना चाहेंगे। और वृद्ध श्रीकांत, मुझे लगता है कि यदि आप नासेंट सोल स्तर तक पहुंचने में सफल होते हैं, तो आप मेरी मदद के बिना कुछ और सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वृद्ध श्रीकांत को देखते हुए भैरव सिंह उस बुजुर्ग व्यक्ति के बच्चे की तरह व्यवहार करने के दृश्य पर खुशी से मुस्कुराए और फिर यह कहा, उन्हें सुने उम्मीद थी कि वृद्ध श्रीकांत वीर की मदद से सफल होंगे और नासेंट सोल स्तर तक पहुंचेंगे। वास्तव में मुझे लगता है कि वृद्ध श्रीकांत इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यहां ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाएंगे। उत्साहित वृद्ध श्रीकांत पर नजर डालते हुए वीर को भैरव सिंह की बात से सहमत होना पड़ा। खैर, यह केवल एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन लगता है कि मैं और वृद्ध श्रीकांत पहले विदा लेंगे। हाँ हाँ, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने रास्ते पर चलें। अगर वृद्ध श्रीकांत वास्तव में नासेंट सोल स्तर तक पहुंच सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे पहले कि वृद्ध श्रीकांत उस खोज के झटके से उबर पाते, यह पता चलने पर कि वह नेसेंट सोल रील्म तक पहुंच सकते हैं, वीर उन्हें पहले ही भैरव सिंह के निवास से बाहर खींच लाया था और उस पर्वत से नीचे उतर रहा था जहां वह स्थित था। तो वृद्ध श्रीकांत, आप अपनी सफलता का प्रयास करने के लिए कहां जाना चाहेंगे? जब उन्होंने वीर को यह कहते सुना, तभी वह धीरे धीरे सचेत हुए और उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई सपना नहीं देख रहे थे। उनके पास वास्तव में नेसेंट सोल रील्म तक पहुंचने का मौका था और वह सफलता का प्रयास करने वाले थे। मैं मेरा आंगन। वृद्ध श्रीकांत के लिए चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं और जैसे ही उनके सामने का दृश्य अचानक धुंधला हो गया, वह वीर के सवाल का बमुश्किल जवाब दे पाए, इससे पहले कि उन्होंने खुद को सीधे उस जगह के सामने पाया जिसे वह अपना घर कहते थे। वह आंगन वीर या भैरव सिंह के शानदार निवासों के बराबर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफी बड़ा था और उसमें वह सब कुछ था जिसकी कोई शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए इच्छा कर सकता है। सच कहूं तो वीर ने जब अपने सामने वृद्ध श्रीकांत का शांत और निर्मल आंगन देखा, तो उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। वीर इसे ही एक आदर्श घर मानता था। आप सामान्यतः साधना कहाँ करते हैं? भविष्य में वृद्ध श्रीकांत जैसा शांतिपूर्ण आंगन पाने की बात याद रखते हुए वीर वापस उसी काम पर लौट आया जिसके लिए वह मूल रूप से आया था, वृद्ध श्रीकांत को सफलता प्राप्त करने और नेसेंट सोल रीलम तक पहुंचने में मदद करना। हम मैं सामान्यतः अपने निजी कक्ष में ही साधना करता हूं। क्या वह ठीक रहेगा? हाँ, वह ठीक होना चाहिए। जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचते हुए वीर ने सहमति में अपना सिर हिलाया और वे दोनों आंगन के भीतर चले गए। उम्मीद थी कि वृद्ध श्रीकांत शुद्धिकरण गोली की मदद से सफलता प्राप्त कर सकेंगे और नेसेंट सोल रील्म तक पहुंच पाएंगे। अज्योर स्काई साम्राज्य द्वारा भेजा गया व्यक्ति जल्द ही आने वाला है। जिस समय वीर वृद्ध श्रीकांत को नेसेंट सोल रील्म में सुरक्षित सफलता सुनिश्चित करने में मदद कर रहा था, उसी समय रेजिंग फ्लेम सेक्ट के एल्डर्स अज्योर स्काई साम्राज्य के किसी व्यक्ति से मिलने की तैयारी कर रहे थे ताकि उनके लोगों को अपने सेक्ट के माध्यम से हेवनली स्काई साम्राज्य के क्षेत्र में जाने दिया जा सके। क्या हम सच में ऐसा करने जा रहे हैं? सेक्ट मास्टर ऐसी किसी बात को अधिकृत करने के लिए यहां भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें किसी भी बात पर सहमत होने से पहले सेक्ट मास्टर के लौटने का इंतजार करना चाहिए।
एक एल्डर, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक पैर कब्र में है, आगे आया और उसने यह बात कही, जबकि रेजिंग फ्लेम सेक्ट के आसपास के एल्डर्स एक दूसरे से बात करने लगे। चाहे कुछ भी हो, रेजिंग फ्लेम सेक्ट हेवनली स्काई साम्राज्य को धोखा देने वाला था और एक विदेशी दुश्मन को उन पर हमला करने के लिए अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने वाला था। भविष्य में मौका मिलने पर हेवनली स्काई साम्राज्य निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। उस समय रेजिंग फ्लेम सेक्ट के लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। यह केवल तभी होगा जब भविष्य में कोई हेवनली स्काई साम्राज्य बचेगा, और अगर वे हमले से बचने में सफल भी हो जाते हैं, तो अज्योर स्काई साम्राज्य हमें अपने साथ शामिल करने के लिए सहमत हो गया है। उस समय हम अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस पाने में सक्षम होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मत भूलिए कि अज्योर स्काई साम्राज्य ने हमसे वादा किया था कि वे हेवनली स्काई साम्राज्य के साथ अपना युद्ध समाप्त करने के बाद फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट को नष्ट करने में हमारी मदद करेंगे। वह कुछ भी कहने में असमर्थ था, क्योंकि अज्योर स्काई साम्राज्य में शामिल होने से पहले चीजों पर विचार करने के उसके दावे के खिलाफ दो लोग लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। विचाराधीन दो लोग वाइस सेक्ट मास्टर थे, जो केवल शक्ति के मामले में सेक्ट मास्टर और एक अन्य एल्डर के बीच, जो रेजिंग फ्लेम सेक्ट में उसके युवा दिनों से ही उसका प्रतिद्वंद्वी रहा था। ठीक है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि हमें अज्योर स्काई किंगडम को अपने सेक्ट से गुजरने देने और हेवनली स्काई किंगडम को शत्रु बनाने के लिए सहमत होने से पहले कुछ और समय लेना चाहिए। उस विषय पर अपनी राय देने के बाद, स्वयं को बहिष्कृत महसूस करते हुए, वह अन्य एल्डरों के साथ रुकना नहीं चाहता था। के बारे में, अज्योर स्काई किंगडम द्वारा भेजा गया व्यक्ति आ गया है। जैसे ही वह एल्डर, जो उस असहमत एल्डर के साथ विवाद में था, उसे कष्ट देने के लिए कुछ कहने ही वाला था, एक युवा एल्डर उस कमरे के प्रवेश द्वार से दौड़ता हुआ आया, जिससे वह एल्डर अभी-अभी बाहर निकला था, और उसने कमरे के भीतर उपस्थित सभी लोगों को सूचित किया। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? प्रतिनिधि को तुरंत यहां लेकर आओ। सूचना देने आए युवा एल्डर पर चिल्लाते हुए जिस एल्डर की बात बीच में काटी गई थी, उसने अपना क्रोध उस युवा एल्डर पर उतार दिया, जबकि वह व्यक्ति अचानक उस पर पाड़ी देने वाले भयानक दबाव के कारण कांपने लगा। जी, जी हां। एक नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ के भयानक दबाव में अधिक कुछ बोलने में असमर्थ युवा एल्डर तुरंत मुड़ा और अज और स्काई किंगडम के प्रतिनिधि को लेने के लिए कमरे से बाहर भाग गया। लगता है किसी ने अपना आपा खो दिया है। उस व्यक्ति की पहले की बातों को मन पर मत लो, वह अकेला निर्णय को प्रभावित नहीं कर पाएगा। एल्डर का थोड़ा मजाक उड़ाते हुए वाइस सेक्ट मास्टर ने उसे आश्वस्त किया, और फिर अपने बीच चर्चा कर रहे अन्य एल्डरों की ओर देखने लगे। इसके पश्चात वाइस सेक्ट मास्टर ने तुरंत पूरे कमरे का कार्यभार संभाल लिया, क्योंकि सभी शांत हो गए और युवा एल्डर के अज्योर स्काई किंगडम के प्रतिनिधि के साथ लौटने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। सेक्ट मास्टर और पहले चले गए एल्डर को छोड़कर नेसेंट सोल रेल्म के सभी एल्डर्स कमरे में उपस्थित थे, और वे सभी अज्योर स्काई किंगडम द्वारा भेजे गए व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं वास्तव में सोच रहा हूं कि क्या यह सही निर्णय है। जैसे ही यह विचार मन में आया, उसे तुरंत त्यागते हुए एल्डर ने अपने घृणित प्रतिद्वंद्वी के बारे में सोचा। यह सोचना कि वह लगभग उसी प्रकार सोचने लगा था जैसे वह व्यक्ति सोचता था। रेजिंग फ्लेम सेक्ट को इससे बहुत लाभ होगा, और वह भविष्य में फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट को नष्ट करके अपने क्षेत्र का विस्तार भी कर सकेगा। ऐसी किसी बात के विफल होने की कोई संभावना ही नहीं थी। रेजिंग फ्लेम सेक्ट के उच्चाधिकारियों से भरे कमरे को छोड़कर वह एल्डर, जो हेवनली स्काई किंगडम के विरुद्ध युद्ध में अज्योर स्काई किंगडम का साथ देने के विषय में अन्य एल्डरों के विरुद्ध था, बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के रेजिंग फ्लेम सेक्ट में घूमने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे रेजिंग फ्लेम सेक्ट छोड़ देना चाहिए? एल्डर को उस क्षण कुछ समझ नहीं आ रहा था,
और शीघ्र ही वह रेजिंग फ्लेम सेक्ट के बाहरी भाग में स्थित एक छोटे से सार्वजनिक उद्यान में पहुंच गया, जहां बाहरी शिष्य कभी-कभी विश्राम करने के लिए जाते थे। ह, बेंच पर बैठकर यह सोचते हुए कि क्या किया जाए, उसे अपने ठीक बगल में एक गहरी आह भरने की ध्वनि सुनाई दी और उसने पाया कि एक अन्य व्यक्ति पहले से ही उस बेंच पर बैठा था। उसकी तरह ही वह व्यक्ति भी एक वृद्ध व्यक्ति प्रतीत होता था जो उसी की भांति असमंजस में था। मित्र, तुम यहां किस लिए आए हो? अपने बगल में बैठे उस अजनबी के साथ एक अज्ञात जुड़ाव का अनुभव करते हुए एल्डर स्वयं को रोक नहीं पाया और उसने उस समान रूप से उदास दिखने वाले वृद्ध से पूछा, हूं? आह, मैं यहां बस एक संदेश देने आया हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बाद में फिर से। मैं समझता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं भी अब ज्यादा समय तक टिक पाऊंगा। मेरे आसपास के हर व्यक्ति का नजरिया मुझसे अलग लगता है और मुझे लगता है कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। यह कहते हुए दोनों वृद्ध जल्द ही आपस में बातें करने लगे, क्योंकि दोनों ने पाया कि वे एक जैसी ही खराब स्थिति में थे। क्या आप शायद रेजिंग फ्लेम संप्रदाय छोड़ना चाहते हैं? अपनी बातचीत जारी रखते हुए एल्डर के बगल में बैठे उस बूढ़े आदमी के मन में अचानक यह सवाल आया, जबकि बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। उसके चेहरे के भावों में कोई दुर्भावना नहीं छिपी थी। भले ही उसने ऐसी बात कही थी जो रेजिंग फ्लेम संप्रदाय के किसी अन्य एल्डर द्वारा सुने जाने पर उसे आसानी से मौत के घाट उतार सकती थी। मैं यह नहीं कह सकता कि हाल ही में मेरे मन में यह विचार नहीं आया। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उस बूढ़े आदमी की बातों को सीधे तौर पर न नकारते हुए एल्डर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गंभीर रूप धारण किया और सावधानी से उसकी ओर देखा। हाँ हाँ, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं रेजिंग फ्लेम संप्रदाय से नहीं हूं, इसलिए आपको ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, इसे रख लीजिए। एल्डर के चेहरे पर सावधानी भरे भाव देखकर हंसते हुए उस बूढ़े आदमी ने सीधे एक छोटा टोकन उसकी ओर फेंका, जिस पर एक छोटी हिमपंखुड़ी उकेरी गई थी। यह किस लिए है? अपनी ओर फेंके गए टोकन को पकड़ते हुए एल्डर के चेहरे पर भ्रम के भाव थे। उसे नहीं पता था कि उसे दिए गए इस टोकन का क्या करना चाहिए। यदि आप भविष्य में रेजिंग फ्लेम संप्रदाय छोड़ते हैं, तो आप कुछ समय के लिए छिपने के लिए एज्योर स्काई साम्राज्य के सुदूर उत्तर में स्थित असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल जा सकते हैं। मैं बस यही आशा करता हूं कि आप उसी समय मेरा एक पत्र असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल के संप्रदाय प्रमुख को पहुंचाने के लिए तैयार होंगे। बूढ़े आदमी की बात सुनकर रेजिंग फ्लेम संप्रदाय के एल्डर को अचानक एहसास हुआ कि उसने उस बूढ़े आदमी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और इसके बजाय वह ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। क्या उसने मन ही मन पहले से ही रेजिंग फ्लेम संप्रदाय छोड़ने का फैसला कर लिया था? ठीक है, मैं पत्र पहुंचाने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन क्या आपको यकीन है कि वे मुझे रेजिंग फ्लेम संप्रदाय से सुरक्षित रख पाएंगे? आपको पता होना चाहिए कि हकाशे रेजिंग के अधिकांश संप्रदाय लोगों के अचानक उन्हें छोड़ने को अच्छी तरह से नहीं लेते, खासकर यदि वे उच्च पद पर हों और संप्रदाय की बहुत सारी तकनीकों और मंत्रों को जानते हों। अपनी शंकाएं साझा करते हुए एल्डर ने देखा कि वह व्यक्ति केवल उसकी ओर मुस्कुराया और फिर एक पत्र निकालकर उसे थमा दिया। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल पहुंचेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बेंच से दूर चला गया। एल्डर को पीछे छोड़ते हुए उसने उसे सौंपे गए पत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भले ही उसे पता नहीं था कि वह बूढ़ा आदमी कौन था, एल्डर को लगा कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। इस तरह रेजिंग फ्लेम संप्रदाय के नैसेंट सोल स्तर के एल्डरों में से एक ने चुपचाप संप्रदाय छोड़ दिया, फिर कभी वापस न लौटने के लिए। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में वापस वीर ने अपनी एक शुद्धिकरण गोली निकाली और उसे वृद्ध श्रीकांत को थमा दिया। यह लीजिए, नैसेंट सोल स्तर तक पहुंचने का प्रयास करने से पहले इसे ग्रहण कर लेना। यह आपकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने
और आपको सुचारू रूप से नेसेंट सोल स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। जब वीर उसे गोली के उपयोग के बारे में समझा रहा था, तो वृद्ध श्रीकांत ने दृढ़ संकल्प के साथ अपना सिर हिलाया। यदि वह उसके बाद भी नैसेंट सोल स्तर तक नहीं पहुंच सका, तो वह एल्डर वीर को निराश करेगा और उन पर किए गए उनके प्रयासों को व्यर्थ कर देगा। यहां तक कि वृद्ध श्रीकांत को भी पता था कि एक गोली जो उसकी आत्मा की शक्ति को बढ़ा सके, वह अत्यंत दुर्लभ और कठिनाई से प्राप्त होने वाली होगी। एल्डर वीर को इसे प्राप्त करने के लिए निश्चित ही हर तरह के खतरों का सामना करना पड़खन होगा। मैं उनके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। कृतज्ञतापूर्वक वीर की ओर देखते हुए, यह सोचते हुए, वृद्ध श्रीकांत ने शुद्धिकरण औषधि निगल ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही औषधि ने उनके शरीर में प्रवेश किया, वृद्ध श्रीकांत को अपने शरीर में ऊर्जा का एक अचानक प्रवाह महसूस हुआ, जो उनके डेंटियन की ओर तेजी से बढ़ा। वहां रुके बिना ऊर्जा सीधे उनके डेंटियन के केंद्र में तैर रहे उनके कोर में जा घुसी। आ हम्म क्या हुआ? शुद्धिकरण और औषधि निगलने के बाद वृद्ध श्रीकांत को अचानक दर्द से चिल्लाते देख वीर तेजी से उनके पास पहुंचा और अपनी हथेली उनके सिर पर रख दी, क्योंकि उसकी दिव्य दृष्टि सीधे उनके शरीर में प्रवेश कर गई और जल्द ही उनके डेंटियन तक पहुंच गई। पहले जब उसने शुद्धिकरण औषधि का उपयोग किया था, उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि वह सीधे उसकी नवजात आत्मा द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, उसे एक क्षण में मजबूत करते हुए। कुछ महसूस करते हुए वीर को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। शुद्धिकरण औषधि एक साधक की आत्मा को मजबूत करती थी। एकमात्र समस्या यह थी कि कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में एक साधक की आत्मा अभी उस चरण तक विकसित नहीं हुई थी जहां वह दिखाई दे सके, और वह साधक के कोर के भीतर छिपी रहती थी। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के दौरान एक साधक धीरे धीरे अपने कोर को मजबूत करता है और उसका पोषण करता है, जब तक कि वह एक नवजात आत्मा को जन्म न दे दे। लगभग एक अंडे की तरह, जिसके भीतर आत्मा मजबूत होती है और विकसित होती है। वृद्ध श्रीकांत कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में थे और उनकी आत्मा अभी तक अपने कोर से बाहर नहीं निकली थी और नवजात आत्मा नहीं बनी थी। तो शुद्धिकरण औषधि की ऊर्जा उनकी आत्मा को केवल एक ही तरह से मजबूत कर सकती थी। सीधे उनके स्वर्णिम कोर को भेदते हुए और भीतर छिपी उनकी आत्मा तक पहुंचकर अपने सामने वृद्ध श्रीकांत को दर्द से चिल्लाते देख वीर को बुरा लगा। लेकिन यह देखकर कि ऊर्जा ने केवल उनकी आत्मा को मजबूत किया और वृद्ध श्रीकांत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वह अधिक चिंतित नहीं हुआ। उस दर्द के अलावा, जो उन्होंने किसी चीज के सीधे उनके स्वर्णिम कोर को भेदने के कारण महसूस किया था, वृद्ध श्रीकांत का चिल्लाना धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि शुद्धिकरण औषधि ने उनके स्वर्णिम कोर के भीतर छिपी आत्मा को मजबूत करने का कार्य पूरा कर लिया था। चटकने की आवाज। हालांकि इसकी जगह जल्द ही उनके स्वर्णिम कोर पर कई छोटी दरारें दिखाई देने लगीं, क्योंकि वह टूटने वाला था और उनकी नवजात आत्मा को जन्म देने वाला था। चूंकि वृद्ध श्रीकांत पहले से ही नवजात आत्मा क्षेत्र में आधा कदम रख चुके थे, शुद्धिकरण औषधि द्वारा उनकी आत्मा को और भी मजबूत करने से उन्हें बस उस सीमा के पार धकेलने में सफलता मिल गई, जिससे उनका स्वर्णिम कोर टूटने लगा और अपने आप उनकी नवजात आत्मा को जन्म देने लगा। धड़का! वृद्ध श्रीकांत का आभा मंडल पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उनका स्वर्णिम कोर टूट गया और प्रकाश की एक छोटी सी गेंद के रूप में उनकी नवजात आत्मा का जन्म हुआ, जो उनके डेंटियन के केंद्र में धीरे से तैर रही थी। नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद ही वह छोटी गेंद, जो उनकी नवजात आत्मा थी, वीर की नवजात आत्मा की तरह उनका एक छोटा रूप बनेगी। तब तक यह केवल एक गेंद के आकार में होगी और इसे वास्तव में एक सच्ची नवजात आत्मा नहीं माना जा सकता था। इसे मजबूत करने और नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने पर ही किसी के पास एक सच्ची नवजात आत्मा होती है। वृद्ध श्रीकांत की नवजात आत्मा अभी अभी पैदा हुई थी और भले ही यह सामान्य से अधिक मजबूत थी, फिर भी यह कमजोर थी। इसी क्षण किनारों पर सोने की हल्की चमक के साथ एक चांदी जैसा बादल
एक अगाध आभा मंडल से भरा हुआ प्रकट हुआ। वृद्ध श्रीकांत के डांटियन के भीतर प्रकट हुआ। मेघ क्लेश आ गया था, और यह चितरंजन द्वारा अनुभव किए गए रजत मेघ क्लेश जैसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा रजत मेघ क्लेश था जो स्वर्ण मेघ क्लेश के स्तर तक पहुंचने वाला था। इसे रजत स्तर से ऊपर लेकिन स्वर्ण स्तर से ठीक नीचे का मेघ क्लेश मानना गलत नहीं होगा। सर्रा किनारों पर स्वर्ण की झलक वाला रजत मेघ सीधे उड़कर आया और वृद्ध श्रीकांत की नवजात आत्मा के साथ विलीन हो गया। धमक। जैसे ही मेघ उनकी नवजात आत्मा के साथ विलीन हुआ, वृद्ध श्रीकांत के चारों ओर का प्रभाव मंडल तुरंत बदल गया, जिससे वह और अधिक शक्तिशाली हो गया, लेकिन साथ ही इतना अस्थिर हो गया कि वह किसी भी क्षण ढानने के करीब था। वीर ने वृद्ध श्रीकांत के सिर के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया और उसके बजाय उनसे कुछ दूरी पर बैठ गया। वह मेघ क्लेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने से अंततः वृद्ध श्रीकांत को ही नुकसान पहुंचता। अब वह केवल यही आशा कर सकता था कि वह उस अजीब मेघ के साथ विलीन होने की प्रक्रिया को सहन कर सके और जीवित बच सके। मेघ और नवजात आत्मा को एक साथ विलीन करने की प्रक्रिया नवजात आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने और साधक को वास्तव में नैसेंट सोल क्षेत्र में कदम रखने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसके अलावा असफलता का परिणाम अंततः नवजात आत्मा के नष्ट होने के रूप में होगा, क्योंकि वह मेघ के साथ विलीन होने की प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाएगी। मेघ को नवजात आत्मा के साथ विलीन होने से रोकना भी संभव नहीं था। स्पष्ट रूप से अतीत में कुछ लोगों ने इसे आजमाया था, लेकिन मेघ के चारों ओर मौजूद अथाह शक्ति ने किसी को भी मेघ क्लेश की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोक दिया, और अंत में उन्होंने हार मान ली थी। वृद्ध श्रीकांत से कुछ मीटर दूर बैठकर वीर ने अब उन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह मेघ और अपनी नवजात आत्मा को एक साथ विलीन करना शुरू कर चुके थे। वीर ने अतीत में जो अनुभव किया था, उसके अनुसार इस प्रक्रिया में कम से कम कुछ घंटे लगेंगे। शायद इसमें कुछ दिन भी लग सकते थे यदि वह विलीन होने की प्रक्रिया में संघर्ष कर रहे होते। इसमें जितना अधिक समय लगता, वर्तमान में मेघ क्लेश से गुजरने वाले व्यक्ति के लिए यह उतना ही खतरनाक होता जाता। आखिरकार आत्मा के पास असीमित शक्ति नहीं थी, और वह केवल इतने लंबे समय तक ही विलीनीकरण की प्रक्रिया को सहन कर सकती थी। वीर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वृद्ध श्रीकांत को मेघ क्लेश पूरा करने और सफलतापूर्वक नेसेंट सोल क्षेत्र तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लगेगा। यह संभवतः इस तथ्य के कारण था कि उनके मेघ क्लेश के किनारों के चारों ओर स्वर्ण के कुछ रंग थे, जो इसे उस रजत मेघ क्लेश से अधिक शक्तिशाली बना रहा था, जिसका सामना चितरंजन ने नेसेंट सोल क्षेत्र में पहुंचने पर किया था। शायद यह उनकी आत्मा को मजबूत करने वाली शुद्धिकरण औषधि के कारण था। वृद्ध श्रीकांत की ओर देखते हुए वीर ने खुद से यह बुदबुदाया, जो पूरी तरह से मेघ क्लेश को पार करने में केंद्रित थे। वीर स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उनका प्रभाव मंडल धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि वह मेघ के अधिक से अधिक हिस्से को अपनी नवजात आत्मा के साथ सफलतापूर्वक विलीन करने में सफल रहे थे। वृद्ध श्रीकांत के निजी कक्ष के भीतर समय धीरे धीरे बीतता गया, क्योंकि वीर ने उनकी सफलता के दौरान उन पर नजर रखी। धमक। मेघ क्लेश को सहन करने के पूरे 10 घंटों के बाद वृद्ध श्रीकांत का प्रभामंडल धीरे धीरे शांत होने और स्थिर होने से पहले एक भयानक गति से बढ़ने लगा। सफलतापूर्वक आगे बढ़ने और नेसेंट सोल क्षेत्र में पहुंचने पर बधाई। अपने चेहरे पर थके हुए भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए पहली चीज जो वृद्ध श्रीकांत ने वीर की आवाज अपने ठीक पास गूंजते हुए सुनी, और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वह इतने समय से उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर बैठे थे। वृद्ध वीर, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी इस सहायता को सदैव स्मरण रखूंगा। यदि आपको कभी भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप बस मुझे सूचित कर सकते हैं, और मैं आपकी सहायता करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। पूरे 90 डिग्री झुककर प्रणाम करते हुए वृद्ध श्रीकांत ने वीर से यह कहते समय अपनी अत्यंत निष्ठा प्रकट की। हाँ हाँ,
इसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध श्रीकांत, हम दोनों एक ही संप्रदाय से हैं और मुझे नहीं पता कि आपकी निरंतर सहायता के बिना फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय कितनी अच्छी तरह कार्य कर पाएगा। इसे हंसकर टालते हुए वीर ने महसूस किया कि उन्होंने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वृद्ध श्रीकांत को फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के दैनिक संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता था। यदि वे अचानक गायब हो जाते तो वीर को निश्चित था कि वह अपने शांतिपूर्ण जीवन को जारी नहीं रख पाएंगे, जहां उन्हें संसाधन प्रबंधन, संप्रदाय के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न आंतरिक और बाहरी बुजुर्गों की तैनाती जैसे साधारण कार्यों में संप्रदाय की सहायता नहीं करनी पड़ती थी। समय समय पर फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और अपने शिष्यों को खतरे से बचाने में मदद करना ही उनके लिए पर्याप्त था। मैं समझता हूं, लेकिन यदि कोई बात हो तो मुझे याद करना मत भूलिएगा। ठीक है, भविष्य में यदि कोई बात हुई तो मैं निश्चित रूप से आपसे संपर्क करूंगा। वृद्ध श्रीकांत के चेहरे पर दृढ़ संकल्प के भाव देखकर वीर ने उनकी नेक भावनाओं को स्वीकार कर लिया। मैं अभी के लिए वापस जा रहा हूं, यह देखते हुए कि आप सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त करने और नेसेंट सोल क्षेत्र तक पहुंचने में सफल रहे हैं। आपको संभवतः अपने वर्तमान स्तर से परिचित होने और उसे स्थिर करने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता होगी। मैं इस बारे में महावीर प्रताप को सूचित कर दूंगा और अगले कुछ दिनों तक उन्हें आपके कार्य की देखभाल करने के लिए कहूंगा। आहा, एक क्षण रुकिए। सर, इससे पहले कि वृद्ध श्रीकांत वीर की बात का खंडन करने के लिए कुछ कह पाते, वह पहले ही उनके आंगन से गायब हो चुके थे और संप्रदाय प्रमुख के मंडप की ओर जा रहे थे। वे भली भांति जानते थे कि वृद्ध श्रीकांत किसी और द्वारा उनके कार्य को संभालने के लिए सहमत नहीं होंगे, भले ही वह केवल कुछ दिनों के लिए हो जब वे विश्राम कर रहे हों और अपने साधना आधार को व्यवस्थित कर रहे हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए वीर ने उन्हें मना करने का अवसर भी नहीं दिया और अपनी बात कहकर तुरंत वहां से निकल गए। लगता है कि मैं अगले कुछ दिन घर पर ही बिताऊंगा। जिस द्वार से वीर गए थे उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में खुद से यह बड़बड़ाते हुए वृद्ध श्रीकांत फिर से बैठ गए और धीरे धीरे अपनी नई ताकत के साथ अपने डांटियन में आए परिवर्तनों का निरीक्षण करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता प्राप्त करने के बाद उनके शरीर की स्थिति, पहले वे अपनी जीवन अवधि के अंत के करीब थे और यह उनके बूढ़े होते शरीर से देखा जा सकता था, जो हर बीतते महीने के साथ और भी खराब होता जा रहा था। सफलता प्राप्त करने के बाद वृद्ध श्रीकांत अभी भी पहले जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन पहले की तुलना में एक बड़ा अंतर था, क्योंकि उनकी त्वचा ने अपनी पुरानी चमक और ऊर्जा वापस पा ली थी। केवल एक विचार मात्र से वे अपना पुराना युवा रूप पुनः प्राप्त कर सकते थे। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, अन्यथा वे बच्चे मुझे अचानक इतना बदला हुआ देखकर निश्चित रूप से डर जाएंगे। हा हा, यदि वे अचानक उन शिष्यों की उम्र के दिखने लगते तो उनकी प्रतिक्रिया के विचार पर मन ही मन हंसते हुए वृद्ध श्रीकांत ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। चाहे कुछ लोग बूढ़ा दिखने को कितना भी बुरा क्यों ना समझते हों, वृद्ध श्रीकांत समझते थे कि युवाओं द्वारा उनका इतना सम्मान किए जाने के मुख्य कारणों में से एक यह भी था, फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की पीढ़ी इस तथ्य के कारण थी कि वे एक बुद्धिमान वृद्ध की तरह दिखते थे, जिन्होंने जीवन का गहन अनुभव किया था। अतीत में अपने द्वारा सिखाए गए कुछ शिष्यों के बारे में सोचते हुए और मन ही मन मुस्कुराते हुए वृद्ध श्रीकांत ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और अपने साधना आधार को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करने लगे। मुझे आशा है कि वृद्ध श्रीकांत घर पर ही रहेंगे और शांति से अपने साधना आधार को स्थिर करेंगे। उनके आंगन के ऊपर आसमान से वृद्ध श्रीकांत का निरीक्षण करते हुए वीर ने खुद को छिपाए रखना सुनिश्चित किया और केवल तभी राहत की सांस ली जब उन्होंने वृद्ध श्रीकांत को बैठते और अपने साधना आधार को स्थिर करना शुरू करते देखा। इसके बाद वे मुड़कर संप्रदाय प्रमुख के मंडप की दिशा में उड़ गए। वृद्ध श्रीकांत संप्रदाय में अपने कड़े परिश्रम के लिए काफी प्रसिद्ध थे और वीर ने उनकी सफलता के तुरंत बाद उन्हें अकेला छोड़ने का साहस नहीं किया।
यदि साधना आधार को स्थिर करने से पहले ही उन्होंने खुद पर काम का अत्यधिक बोझ डाल लिया, तो इससे उनका साधना आधार गिर सकता था। ऐसा नहीं है कि वे नेसेंट सोल क्षेत्र से नीचे गिरकर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में आ जाते, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कम हो जाती और उन्हें अपनी साधना में फिर से प्रगति शुरू करने से पहले ठीक होने में लंबा समय बिताना पड़ता। सबसे खराब स्थिति यह होती कि इस प्रक्रिया के दौरान वे सीधे तौर पर अपनी जीवन प्रत्याशा कम कर लेते। कम से कम ऐसी बात तो नहीं होगी यदि वे अपना साधना आधार स्थिर कर लेते हैं। वृद्ध श्रीकांत के लिए सबसे खराब स्थितियों के बारे में सोचते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, वीर धीरे से संप्रदाय प्रमुख के मंडप के सामने उतरे। एल्डर वीर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जैसे ही वे मंडप के सामने उतरे और खुद को प्रकट किया, प्रवेश द्वार के पास खड़े एक शिष्य ने उन्हें रोका और आश्चर्य से चिल्लाया, फिर डरे हुए चेहरे के साथ उनकी ओर बढ़ा। खैर, मैं अचानक ही उसके सामने कहीं से प्रकट हो गया था। मैं यहाँ बस संप्रदाय प्रमुख से बात करने आया हूँ। क्या वे शायद अब भी यहीं हैं? जी जी हाँ, वे मंडप के दक्षिण की ओर कंजर्वेटरी के अंदर होने चाहिए। धन्यवाद। तो फिर मैं चलता हूँ। अभी भी डरे हुए शिष्य की ओर दयालुता से मुस्कुराते हुए वीर सीधे चले गए और शिष्य ने उन्हें गायब होते देख राहत की सांस ली। संप्रदाय प्रमुख के शिष्यों में से किसी को कुछ पहुंचाते समय अचानक एक कोर एल्डर उसके सामने प्रकट हो गए। कितना डरावना! अगर मैं इतना भाग्यशाली नहीं होता कि पहले ही संप्रदाय प्रमुख को देख लेता और जान पाता कि वे कहां हैं, तो वह क्या करते? पहाड़ से नीचे उतरते समय अपनी संभावित नियति के बारे में हर तरह की विचित्र कल्पनाएं करते हुए, इस विचार पर कांपते हुए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकें।